पेन होगा, बहुत ही लाइट पेन होगा, बहुत हैवी मतलब ज्यादा पेन नहीं होगा, बहुत ही लाइट पेन होगा। और इस जगह पर भी बेटा अगर आप अपने नियरेस्ट डेंटिस्ट को दिखा देंगे तो फीलिंग वूलिंग करके कर देगा और यहीं पर आपकी परेशानी खत्म हो जाएगी, मतलब आपकी रोग यहीं पर खत्म हो जाएगी, समझ गए। तो मतलब कैरिज में क्या किया जाएगा, फीलिंग का काम किया जाता है। क्या किया जाता है, फीलिंग, मसाला भरा जाता है। शेष भाषा में समझिए, मसाला नहीं होता है, वो कई तरह के मटेरियल आते हैं, उनको फीलिंग मटेरियल बोला जाता है। अच्छा बेटा, इस समय भी अगर आप अपने डेंटिस्ट के पास नहीं जाएंगे तो ये इन्फेक्शन और डीप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, और डीप हो जाएगा, और ये इन्फेक्शन आकर के तीसरी लेयर तक पहुंच जाएगा, तीसरी लेयर तक। और तीसरी लेयर को क्या बोलते हैं, वेरी गुड, किसने बताया, किसने बताया, गुड। तीसरी लेयर को क्या बोलते हैं, पल्प बोलते हैं। अब पल्प में हमने अभी बताया था क्या क्या होता है, इसमें आर्टरी होती है, वेसल वेन होती है और नर्व होती है, तीनों चीजें इसमें होती हैं। इसमें आर्टरी, वेन और नर्व, इसमें तीनों चीजें होती हैं। और जब इन्फेक्शन बेटा यहाँ पहुंच जाता है तो बहुत ही सीवियर पेन होता है। क्या होता है, बहुत ही सीवियर, मतलब बहुत ज्यादा पेन होगा, और इतना पेन होगा कि यू कैन नॉट डिसाइड द साइट ऑफ द पेन। आपको ये नहीं समझ में आएगा कि कहां से दर्द हो रहा है। सभी दांतों में होगा, ऊपर भी होगा, नीचे भी होगा, और सभी दांतों में पेन होगा, इतना सीवियर पेन होगा। और इस चीज को एक्यूट पल्पाइटिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्यूट पल्पाइटिस बोलते हैं, इसको एक्यूट पल्पाइटिस बोलते हैं। एक्यूट पल्पाइटिस बोलते हैं। और इस जगह पर बहुत, ये सब क्यों हो रहा है, ये सब क्यों हुआ, क्योंकि आपने प्लाक को नहीं हटाया, क्योंकि आपने प्लाक को नहीं हटाया। इसी हमारे बताने का जो उद्देश्य है, अवेयर करने का उद्देश्य है, वो ये है कि आप समझ जाओ कि क्या कर दें हम कि हमारे दांत में, मुंह में कोई रोग हो ही ना। तो हम क्या करें, वही प्लाक को हटा दें। और आपने प्लाक नहीं हटाया तो देखो कितनी रोग होती जा रही है, कैलकुलस बन गया, बैक्टीरिया आ गई, कैरीज बन गई, ठंडा लगने लगा, फीलिंग कराना पड़ेगा। फिर इसको नहीं कराए तो आपको एक्यूट पल्पाइटिस हो जाएगी, पेट होने लगेगा, तो आरसीटी और क्राउन वगैरह कराना पड़ेगा। इस समय अगर एक्यूट पल्पाइटिस हो जाएगा तो आरसीटी कराना पड़ता है। आरसीटी, आरसीटी मतलब रूट कैनाल ट्रीटमेंट। आर मींस रूट, सी मींस कैनाल, टी मींस ट्रीटमेंट, रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा, समझ गए। और ये काफी खर्चीला हो जाता है। क्या होता है, काफी खर्चीला हो जाता है। इसलिए आपको कहाँ अवेयर होना है, प्लाक में। प्लाक ही नहीं रहेगा तो दांत की कोई रोग होगी ही नहीं, समझ गए। और ये जो आरसीटी होता है या जो फीलिंग होता है, ये बेटा हमेशा किसी प्रशिक्षित डॉक्टर से ही कराया करिए, किसी डिग्री होल्डर डॉक्टर के पास ही जाया करिए और उन्हीं से इलाज कराइए, नहीं तो वो आधा अधूरा करके और आपका काम रोक दे। जैसे फीलिंग का आपको करना है, अगर आप प्रशिक्षित डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे तो थोड़ा बहुत कैरीज हटा के ऊपर से फीलिंग कर देगा और अंदर उसके कैरीज बची रह जाएगी, तो आप वो प्रोसीजर तो चलता रहेगा, समझ गए। लेकिन अगर आप किसी प्रशिक्षित डॉक्टर के पास जाएंगे तो कैरीज पूरी तरह हटाएगा और तब फीलिंग करेगा। या आरसीटी का काम हुआ, वो थोड़ा बहुत कोरोनर परत को निकाल के और तो भी आपको आराम हो जाएगा, लेकिन इन्फेक्शन आपका बना रहेगा। इसलिए हमेशा आप अगर दांत और मुंह में कोई डिजीज हो, कोई रोग हो, तो हमेशा किसी प्रशिक्षित डॉक्टर को ही सलाह लिया करिए, समझ गए। अब बेटा इस समय भी अगर आरसीटी नहीं कराया, आपने कोई इलाज नहीं लिया, आवाज काहे कर रहा बेटा, आपने इस समय भी कोई इलाज नहीं कराया, दवा खा करके काम चला लिए तो पेन तो सबसाइड हो जाएगा, लेकिन ये इन्फेक्शन बेटा यहाँ बना रहेगा। क्या बना रहेगा, और ये इन्फेक्शन धीरे 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 करके रूट में पहुंचने की कोशिश करेगा, रूट में, जड़ में आने लगेगा। कहाँ आएगा, जड़ में आएगा।
और जड़ में यहाँ से यहाँ तक जब आता है तो पेन नहीं होता। क्या नहीं होता? पेन नहीं होता है। और तब उसको क्या बोलते हैं? क्रोनिक पल्पाइटिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रोनिक पल्पाइटिस बोलते हैं। क्रोनिक पल्पाइटिस बोलते हैं। और इसका इलाज भी बेटा आरसीटी ही होता है। इसका इलाज भी आरसीटी ही होता है। और क्रोनिक पल्पाइटिस और एक्यूट पल्पाइटिस में किया क्या जाता है? ऊपर से ऐसे छेद बनाया जाता है और जितनी ये रूट के अंदर जो इंफेक्शन होता है, जो कैरीज होती है, जो पल्प होती है, और चंपल में और जितनी रूट होती है उतने ही पल्प होती है, रेडिकुलर पल्प होते हैं। उनको सबको निकाल कर राट टाइप का मटेरियल होता है, उसको अंदर भर दिया जाता है, ऊपर से फिलिंग करके कैप लगा दिया जाता है। इस प्रोसेस को रूट कैनाल ट्रीटमेंट बोलते हैं। अब बेटा चूंकि यहाँ से और यहाँ तक इंफेक्शन आने में आपको कोई पेन नहीं होगा, तब आप इलाज नहीं लोगे और नहीं इलाज कराओगे तो ये इंफेक्शन धीरे धीरे रूट के बाहर पहुंच जाएगा। कहाँ पहुंच जाएगा? रूट के बाहर पहुंच जाएगा। समझ गए? तो यहाँ से यहाँ तक इंफेक्शन को क्रोनिक पल्पाइटिस पेनलेस होगा, एसिम्प्टोमेटिक होगा, मतलब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और यहाँ से जब इंफेक्शन यहाँ आ जाएगा तो जड़ के नीचे फोड़ा बन जाएगा। क्या होगा? फोड़ा बन जाएगा। उसको एब्सेस बोलते हैं, एपिकल एब्सेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपिकल एब्सेस बोलते हैं। एपिकल एब्सेस बोलते हैं। ठीक है? एपिकल एब्सेस, जब एपिकल एब्सेस बनेगा बेटा तो फिर एक बार भयंकर पेन होगा, बहुत सीवियर पेन होगा। समझ गए? तो इस समय आपको इलाज कराने में काफी पैसे की जरूरत पड़ेगी, काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, ऑपरेशन करना पड़ेगा, तब आपका दांत बचेगा। नहीं तो फिर दांत को हटाना ही पड़ जाएगा, दांत बच भी नहीं पाएगा। समझ गए? लेकिन बेटा अगर इस समय भी आप दवा खा करके काम चला लिए, दवा वगैरह खा के काम चला लिए और पेन खत्म हो गया, लेकिन इंफेक्शन तो ये बना रहेगा, ये तो हटाने से ही जाएगा ना, दवा से नहीं जाएगा। तो कभी कभी इस स्थिति, इस स्टेज तक पहुंचते पहुंचते आपका दांत यहाँ से कट हो जाता है, यहाँ से टूट जाता है। आपने देखा होगा ऊपर से दांत टूट गया, अंदर में जड़ पड़ी हुई है, और उस समय आपको पेन नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन ये वाला इंफेक्शन बना रहेगा। और बेटा अगर उस समय क्या करना चाहिए कि जड़ को हटवा देना चाहिए, तुरंत निकलवा देना चाहिए। अदरवाइज जो इंफेक्शन ये अपेक्स पर बना हुआ है, ये थोड़े दिन बाद पहले लिक्विड टाइप का होगा, सेमी सॉलिड, उसके बाद ये सेमी सॉलिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेमी सॉलिड, मतलब ना लिक्विड रह जाएगा और ना हार्ड होगा। हार्ड और लिक्विड के बीच का जो स्टेज होगा उसको सेमी सॉलिड वो हो जाएगा। और फिर उसको क्या कहते हैं? उसको हम ग्रैनुलोमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रैनुलोमा बोलते हैं। और बेटा फिर इस समय भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, और इस समय भी आप अगर दांत को हटवाए नहीं या सर्जरी नहीं कराए तो इसके आगे की जो स्टेज होगी वो बहुत भयंकर होगी। और अगर इस तरह से इंफेक्शन 7, 8 साल 10 साल पड़ा रह गया आपके शरीर में तो फिर ये असाध्य रोग बन जाता है। क्या हो जाता है? असाध्य रोग। असाध्य रोग मतलब कैंसर वगैरह बन जाता है। क्या होता है? कैंसर वगैरह बन जाता है। और चुप रही हो ना। अब कैंसर को कार्सिनोमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्सिनोमा। समझ गए? इसका मतलब हमको कहाँ सचेत हो जाना है? प्लाक पर। अगर हम प्लाक हटा दिए तो ना प्लाक रहेगा, ना कैल्कुलस बनेगा, ना कैरीज बनेगी, ना एक्यूट पल्पाइटिस होगा, ना क्रोनिक पल्पाइटिस होगा, ना अब्सेस बनेगा, और ना ग्रैनुलोमा बनेगा, और ना ही कैंसर बनेगा। समझ गए? तो इसीलिए देखा होगा कि आजकल मुंह के कैंसर सबसे ज्यादा हो रहे हैं, ओरल कैविटी के कैंसर सबसे ज्यादा हो रहे हैं। तो बात समझ में क्यों होता है? मुंह में कोई भी इंफेक्शन अगर 8-10 साल तक बना रह जाएगा, वो चाहे इस इंफेक्शन से हो
या चाहे जैसे हो, अगर वो 8-10 साल तक आपके मुंह में मतलब इन्फेक्शन बना रह गया तो आप ये समझ लीजिए कि ये 8-10 साल बाद जो है ये कैंसर का रूप ले लेगा। समझ गए? इसलिए सबसे पहला काम क्या है कि पहला काम तो सुबह उठ के 2 बार ब्रश करो, सुबह और शाम, और जैसे मैं अभी बताने जा रहा हूँ उस तरह से करना। और दूसरा काम क्या करना है कि प्रत्येक 6 महीने में आपको अपने नियरेस्ट डेंटिस्ट के पास जरूर जाना चाहिए। ठीक है? अगर हर 6 महीने में जाते रहोगे तो वो देखता रहेगा कि क्या फिलिंग की जरूरत है, क्या सफाई की जरूरत है। अगर कुछ होगा तो कर देगा और वो रोग वहीं पर रुक जाएगा। समझ गए? वो रोग वहीं पर रुक जाएगा, तब फिर आपको और आगे रोग नहीं बढ़ेगा। मतलब कहा गया है, साइलेंट प्लीज, इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। कहा गया है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर मतलब रोकथाम, इलाज से अच्छा है कि रोग का रोकथाम कर लिया जाए। इलाज से अच्छा है कि रोग का रोकथाम कर लिया जाए। और रोकथाम में क्या क्या है? अगर प्लाक है तो अच्छे से ब्रश कर लो। अगर मान लो प्लाक नहीं हटा पाए, कैल्कुलस बन गया तो डेंटिस्ट के पास जाकर सफाई करा लो। अगर यहाँ पर भी नहीं करवा पाए, कैरीज बन गई तो जाके फिलिंग करा लो। अगर फिलिंग नहीं करा पाए, पेन होने लगा तो आरसीटी करा लो, करा जरूर लो। और अगर आरसीटी नहीं करा पाए तो फिर सर्जरी करा लो। सर्जरी नहीं करा पाए तो दांत को हटवा लो, नहीं तो फिर एब्सेस, ग्रेनुलोमा और कार्सिनोमा बन जाएगा, कैंसर बन जाएगा। ठीक है? समझ में आ गई बात? अब हम आपको प्लाक कैसे अच्छी तरह से हटाया जाए इसके बारे में बताएंगे। ठीक है बेटा? ये चीज और जान लो, जो टीथ होते हैं, दांत जो होते हैं वो लाइफ में 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है? दांत कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? कौन बताएगा? जो मुस्कुरा रहा है, यहाँ मुजरा नहीं हो रहा। अगर समझ में आ रही हो तो बैठो, नहीं तो सीधे से निकल लो। तो दांत कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? कितने टाइप के होते हैं? मेनली दांत 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन? नंबर 1 साइलेंट प्लीज। नंबर 1 डेसिडुअस टूथ। क्या चीज? डेसिडुअस टूथ या फिर इसको या फिर इसको मिल्क टीथ बोलते हैं। क्या होते हैं? मिल्क टीथ बोलते हैं, दूध के दांत। क्या कहते हैं? दूध के दांत। और पहले जो दांत होते हैं वो दूध के दांत होते हैं। और दूसरे टाइप के कौन से होते हैं? परमानेंट टीथ होते हैं। कौन से होते हैं? दूसरे परमानेंट टीथ होते हैं। समझ गए? और सबके अपने अपने क्या है? इंपॉर्टेंस है। क्या है? इंपॉर्टेंस है। समझ रहे? इतना समझ लो। और दांत दो बार दांत आता है आपके मुंह में, दो बार दांत आता है। एक बार मिल्क टीथ आता है, दोबारा परमानेंट आता है। समझ गए? और परमानेंट टीथ कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन? और बताओ। जो मुंह में टीथ होते हैं वो मेनली 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक तो इंसाइजर होती है। क्या होते हैं? इंसाइजर होते हैं। ध्यान रखो बेटा, ये परमानेंट टीथ की बात हो रही है। इंसाइजर होता है। इंसाइजर 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। दूसरा कौन सा होता है? कैनाइन होता है। कौन सा? कैनाइन होता है। और ये कितने होते हैं? कैनाइन 2 होते हैं। ये जोड़े की बात हो रही है, अपर जाति, लोअर जाति में इतना ही होती है। और तीसरे कौन से होते हैं? प्रीमोलर होते हैं।
तीन तरह के दांत होते हैं। मिल्क डेंटिशन में केवल तीन तरह के दांत परमानेंट टीथ में 4 प्रकार के होते हैं और मिल्क टीथ में 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? केवल इंसाइजर होगा, कैनाइन होगा और मोलर होगा। प्रीमोलर नहीं पाए जाते, प्रीमोलर नहीं पाए जाते। कोई अगर आपसे पूछे कि बच्चों में या मिल्क डेंटिशन में कौन से दांत नहीं होते हैं, कौन से नहीं होते? प्रीमोलर। मिल्क डेंटिशन में केवल इंसाइजर होते हैं, कैनाइन होता है और मोलर टीथ होते हैं। भैया बोल नहीं होता है। जबकि परमानेंट टीथ में चार तरह का ये हमारे बताने का कोई पर्पज है, ऐसे नहीं मैं बता रहा हूँ। अब हम आपको टूथब्रश टेक्निक बताने जा रहा हूँ। अब हम आपको टूथब्रश टेक्निक बताने जा रहा हूँ। इससे क्या होगा कि आप प्रॉपर ढंग से नाक हटा दीजिए। समझ में नहीं आ रहा हो तो मत बैठो। अब हम आपको टूथब्रश टेक्निक बताने जा रहे हैं। और टूथब्रश टेक्निक अगर आप सीख गए तो आप प्लाक को अच्छी तरह से हटा दोगे, और प्लाक अगर हटा दोगे तो ये सब बीमारियां होंगी नहीं होगी, बीमारियां नहीं होंगी। टूथब्रश टेक्निक बताने जा रहे हैं। टेक्निक के बारे में बताएं, ठीक है? टूथब्रश कैसे किया जाता है, ठीक है? और तो बेटा टूथब्रश करने का तरीका जो परमानेंट टीथ में होता है, मतलब आप लोगों के एज में जो होता है वो अलग तरीका है, और जो मिल्क डेंटिशन में होता है वो अलग तरीका होता है। इसीलिए हमने आपको 2 तरह के दांत बताए, मिल्क डेंटिशन और परमानेंट डेंटिशन। समझ गए? अब जैसे आप बड़े हो, बड़े लोगों को जो ब्रश करना चाहिए, सपोज ये आपका ऊपर का जबड़ा है, क्या है? ऊपर का जबड़ा है। तो ऊपर के जबड़े में ब्रश को बेटा टीथ के पैरेलल मत रखना, इस तरह से टीथ के पैरेलल नहीं रखना है। इसको प्लेन कितने होते हैं? प्लेन कितने प्रकार का होता है नहीं पता? 2 होता है। कौन कौन 2 प्लेन होते हैं? किसी को नहीं पता? अरे प्लेन नहीं जानते हो कितने प्लेन होते हैं? प्लेन बेटा मेनली 2 तरह के होते हैं। कौन कौन? एक वर्टिकल प्लेन, क्या चीज? वर्टिकल प्लेन। एक वर्टिकल प्लेन होता है और दूसरा हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है। क्या होता है? हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है। अब ये दोनों प्लेन ध्यान से सुन लो, वर्टिकल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो ब्रश को जो वर्टिकल प्लेन में 45 डिग्री पर इसको घुमाया जाता है। ये वर्टिकल प्लेन है, ऐसे रखोगे पैरेलल होगा और ऐसे 45 कर दोगे, ठीक है? मतलब टूथ पर ब्रश जो है पैरेलल ना रख करके 45 डिग्री पर रखा जाता है। वर्टिकल प्लेन में 45 डिग्री पर घुमाव कर दिया जाता है, मोड़ दिया जाता है। ये देख रहे हो ना सब लोग? और हॉरिजॉन्टल प्लेन में भी इसको 45 डिग्री किया जाता है। मतलब पूरा ब्रश नहीं टच करेगा, इसको भी 45 डिग्री पर ऐसे कर दो। समझ में आ रही बात? पहला ऐसे हल्का 45 पे किए और दूसरा 45 पर यूं कर दोगे बाहर को। समझ गए? मतलब ब्रश को नीचे को घुमाना है और बाहर करना है। समझ गए? इस तरह घुमाने से आपका केवल पीछे का 1/3 हिस्सा ही आपके दांत को टच करेगा। समझ में आएगा? देखो केवल 1/3 पार्ट ही टच कर रहा है, और एक बार में केवल 2 दांत साफ करने हैं। एक बार में केवल 2 दांत ही साफ करने हैं। और कैसे साफ करने हैं? 4 तरह का घुमाव देना। कितना? 4 तरह का घुमाव देना है, और प्रत्येक घुमाव में 5 स्ट्रोक लगाने हैं, 5 बार फोर्स लगाने हैं। समझ गए? 4 प्रकार का मोशन देना है, और प्रत्येक मोशन में 5 स्ट्रोक लगाने। चलो साइलेंट। प्रत्येक मोशन में 5 टाइम्स स्ट्रोक लगाने, मतलब 5 बार फोर्स लगाना है। वो कैसे करना है बेटा? इसको इसी एमुलेशन में करके करिए, और 5 बार 2 दांत को आगे पीछे, ऐसे कितनी बार आगे पीछे घुमाइए, ठीक है?
और 5 बार क्लॉकवाइज घड़ी की सुई के घूमने की दिशा में, और 5 बार एंटी क्लॉकवाइज इसी एंगुलेशन पे घड़ी के घूमने की सुई के घूमने की उल्टी दिशा में, और 5 बार ऊपर से नीचे, 5 बार ऊपर से नीचे। ऊपर का जबड़ा है तो ऊपर से नीचे, और नीचे का जबड़ा है तो नीचे से ऊपर। समझ गए? यही घुमाव नीचे भी करेंगे। एक बार में केवल कितने दांत साफ करने हैं? 2 दांत साफ करने हैं। ठीक है? और 2 दांत साफ करने हैं और 5 तरह का मोशन देना है, और प्रत्येक मोशन में 4 तरह का मोशन देना है, और प्रत्येक मोशन में कितने फोर्स लगाने हैं? 5 बार केवल, और बहुत आराम से लगाने, बहुत जोर नहीं देना है, क्योंकि हमने बताया था कि प्लाक हटाने के लिए, हमने बताया था प्लाक कैसे हटता है। प्लाक गुड बेटा, प्लाक जो होता है बहुत आसानी से हट जाता है, और जो हम ब्रश करते हैं उससे कुछ नहीं करते, केवल प्लाक हटाते हैं। क्या करते हैं? प्लाक हटाते हैं। बंद कर दे। प्लाक हमने बताया था बहुत आसानी से हट जाता है, इसलिए आपको बहुत इस पर फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है। केवल एंगुलेशन और मोशन, 2 चीज का ध्यान दीजिए। 2 एंगुलेशन करना है, नीचे को 45 डिग्री, बाहर को 45 डिग्री। समझ गए? अब एक बार में 2 दांत साफ करने हैं, 5 बार आगे पीछे, 5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज, 5 बार ऊपर से नीचे। ठीक है?